हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एबी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज साक्षी और एबी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग रन कर रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021, जिसमें हम आपको नीट की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छी स्पीड के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और उसके साथ हम लोग आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हमें लगता है कि नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच करेगी, आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देती रहेगी। ओके, सो इफ़ यू हैव अटेंडेड माय प्रीवियस लेक्चर, मैं आपको इस टाइम बॉटनी पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ ऑफ क्लास 11+1। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लगाएंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग जो कवर कर रहे थे वो चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम 3 फाइलम्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 4th फाइलम, दैट इज जिम्नोस्पर्म। So let's not waste any time and start with the chapter. So kingdom is Plantia and उसके अंदर जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। So सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ही आ जाती है। जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है ना, क्या मतलब है इसका। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, बेसिकली प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स आते हैं और उसके अंदर एक ग्रुप आता है, एक तरह से एक कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर आ गया जिसमें सारे प्लांट्स रखे हैं जिनका नाम रखा है कोलैबोरेटरी जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म हम किसको कहते हैं, दीज आर दोज प्लांट्स दैट आर नेकेड सीडेड। मतलब ये वो सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड होता है, बीज जिसको हम कहते हैं ना। इन सब प्लांट्स के अंदर वो बीज होता है लेकिन नेकेड होता है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। इसका मतलब है कि इनमें कोई फ्रूट नहीं होता। अगर आप मैंगो खाते हो तो मैंगो का बाहर पल्पी सब्सटेंस होता है जिसको हम ईट करते हैं, सेंटर में उसका सीड होता है। अगर हम लेमन खाते हैं तो लेमन के सेंटर में बहुत सारे सीड्स होते हैं और बाहर पल्पी सब्सटेंस होता है जिससे हम रस निचोड़ लेते हैं, राइट। सो जो बाहर पल्पी सा सब्सटेंस है जिसको हम खा सकते हैं उसको हम कहते हैं फ्रूट। तो इनके केस में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता, बस सीड प्रेजेंट होता है। क्योंकि फ्रूट नहीं है उसको कवर करने के लिए सीड को, इसलिए हम कहते हैं कि सीड नेकेड होते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अभी हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को अपने कॉपी में लिख लो ताकि तुम्हें पढ़ते पढ़ते याद रहे कि कहाँ प्लेस करना है। जो जिम्नोस्पर्म है वो भी 4 क्लासेस में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहली है कॉनिफेरोप्सिडा। कॉनिफेरोप्सिडा प्रोनाउंसिएशन। सो इसके अंदर कौन से वाले प्लांट्स आते हैं, देखो तुम्हें सबके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने क्लासेस के इस तरीके से नाम भी नहीं बताया, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनके जो एग्जांपल्स है उससे क्वेश्चंस आते हैं। कोई आपसे ऐसे नहीं पूछने वाला कि जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं, वो जिम्नोस्पर्म को एग्जाम्पल देंगे और फिर उसके फीचर के बारे में पूछेंगे। तो आपसे वो इनडायरेक्टली पूछेंगे कि जिम्नोस्पर्म का क्या फीचर है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के नाम पता होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन में अगर वहाँ पे ज़ेमिया दिख जाए आपको तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए ये जिम्नोस्पर्म पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है और वो लिखने से आएगी, तो इसको आपको कॉपी में लिखना है। तो पहले वाली क्लास में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको सर्कल करा है। एक है रेडवुड। रेडवुड वो वाले ट्री होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। पूरे प्लांट किंगडम में जो सबसे बड़े ट्री बनाते हैं वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, दैट इज रेडवुड। उसके बाद आता है सीडार, जो आपकी पेंसिल्स होती है ना वो सीडार की वुड से बनती है, ठीक है। उसके बाद एक आता है जूनिपर। क्रिसमस का ट्री देखा है ना, जितने सालों से टीवी पे देख रहे हो या अपने घर में अगर सेलिब्रेट करते हो तो जूनिपर का जो ट्री होता है वो बेसिकली जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे आता है लेप्टोप्सिडा। इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो सबसे मेन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एफेड्रा। एफेड्रा वो वाला जिम्नोस्पर्म है जो मेडिसिन में यूज होता है, अस्थमा की दवाई बनाने के लिए इसके अंदर से केमिकल निकाला जाता है, ठीक है। अब तीसरी क्लास है जिसका नाम है साइकोप्सिडा। इसके अंदर ज़ेमिया नाम का है एक जिम्नोस्पर्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। याद रखना, रेडवुड सबसे बड़ा ट्री है पूरे प्लांट किंगडम में। एंजियोस्पर्म में भी इतने बड़े ट्री नहीं है जितना जिम्नोस्पर्म होता है, ये इतना ऊंचा ट्री होता है। तो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ट्री, सबसे बड़ा प्लांट जो है वो है रेडवुड, जो जिम्नोस्पर्म है। सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है वो है ज़ेमिया, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटे वाला प्लांट को हम ज़ेमिया कह रहे हैं, नो। सिर्फ जिम्नोस्पर्म में सबसे छोटे वाले को हम कह रहे हैं ज़ेमिया, इसका साइज बहुत छोटा होता है। इसके अलावा साइकस भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब एक और आता है क्लास जिसको कहते हैं गिंकोप्सिडा। गिंकोप्सिडा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बाकी जितने भी प्लांट्स हैं सब अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं। सिर्फ एक है जिसका नाम है गिंको बाइलोबा। आपकी एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ ये लिविंग फॉसिल है।
ये डायनासोर, जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे ना 12th स्टैंडर्ड में, तो आप ट्रायसिक पीरियड पढ़ोगे उसके अंदर। तो ट्रायसिक ज़माना था जब डायनासोर का राज होता था, उस टाइम से ये प्लांट आज तक एग्जिस्ट करता है। इसके एंसेस्टर उस टाइम भी प्रेजेंट थे, और तब से लेकर आज तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं इसके कैरेक्टर्स के अंदर। ये वैसा ही दिखता है, बहुत कम चेंजेस आए हैं इसकी बॉडी में, इसलिए हम इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म में लिविंग फॉसिल कौन सा है? गिंको बाइलोबा। इसके अलावा चाइना का जो नेशनल ट्री है वो भी यही है। तो आपको लिविंग फॉसिल के पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में बहुत कुछ नहीं है, 37-38 पेज नंबर आया थिंक एनसीईआरटी का, जिसके अंदर पूरा जिम्नोस्पर्म कवर हो रहा है। तो बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं है। ऑल्सो जिसने टेरिडोफाइट अगर कर लिया है, टेरिडोफाइटा के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो जिम्नोस्पर्म में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट से आगे फिर जिम्नोस्पर्म बने थे ना। हमने कहा था कि टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिसमें सीड बनने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ओरिजिनेट होता है। इफ यू डोंट रिमेंबर, जस्ट गो थ्रू द टेरिडोफाइटा लेक्चर, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा उससे। तो जिम्नोस्पर्म में बहुत सारा कुछ नहीं है, इसको फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना पेपर में एक्चुअल में आए, और उसे वो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और इसलिए क्रैश कोर्स किया जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ को एम्फेसाइज कर लो और फटाफट पढ़ लो। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसके पढ़ने वाले जिम्नोस्पर्म के, जो तुम्हें याद रखनी है। पहला कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है डाइप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, यानी कि बॉडी में दोनों फेजेस होते हैं, गेमेटोफिटिक फेज भी होता है और स्पोरोफिटिक फेज भी होता है। हमें पता है कि प्लांट, कोई भी प्लांट होता है, एल्गा से लेकर हमारे एंजियोस्पर्म तक, सब में ये दोनों फेजेस आते हैं। मेन वो प्लांट अपनी जिंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय किस फेज में निकालता है, वो उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। तो जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक फेज उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, जो कि डाइप्लॉइड है। अगर आपको अभी भी इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो पहला लेक्चर लगाना थाइलोफाइटा के ऊपर, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी समझ ना आया तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू। अब आते हैं रूट्स। कैसी रूट्स होती है? एक होती है टैप रूट और एक होती है कोरोलॉइड रूट। दो तरह की रूट होती है। टैप रूट का मतलब क्या होता है? ट्रू रूट, सच्ची रूट, सही, झूठ नहीं है कोई। टैप रूट अगले चैप्टर में करेंगे जब हम मॉर्फोलॉजी करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे बनती है। अभी याद रख लो टैप रूट होती है इसमें, और किसी में भी मैंने तुम्हें स्पेसिफिक रूट का नाम अभी तक नहीं बताया है, तो जिम्नोस्पर्म में ये याद रह जानी चाहिए। दूसरी होती है कोरोलॉइड रूट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ बना के डायग्राम। अगला है, ये कहाँ ज़्यादातर पनपते हैं? ह्यूमिड एंड ड्राई कंडीशंस। ह्यूमिड एंड ड्राई कंडीशन इनकी फेवरेबल है, ज़्यादातर वही मिलते हैं, ठीक है। इनकी जनरल अडेप्टेशन है जीरोफिटिक, कम पानी में रहते हैं ये बहुत खुश, जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी भी हो, जहाँ पे कंडीशन थोड़ी थोड़ी ड्राई हो, ठीक है। अब जो तुम्हें याद करनी है 3 एग्जाम्पल, मैंने कहा ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड होती है, जिम्नोस्पर्म में मेन बॉडी क्या होती है, वो तुमसे ये पूछ लेंगे गिंको बाइलोबा की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, डाइप्लॉइड स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। कैसे पता चलेगा? जब एग्जाम्पल याद होंगे। तो कौन से एग्जाम्पल याद करने हैं? पहला सीक्वा, रेडवुड जो मैंने बताया था ना, उसमें स्पेसिफिक एक ट्री का नाम है सीक्वा, जो मोर देन 100 मीटर की हाइट का होता है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। इसको याद कर लिया फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है साइकस, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, फोटो दे रखी है। साइकस इंपॉर्टेंट क्यों? इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, गिंको बाइलोबा को भी लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो तुमने जिम्नोस्पर्म में 2 लिविंग फॉसिल पढ़ लिए। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है? लिविंग मतलब अभी भी जीवित है, अभी भी प्रेजेंट है। फॉसिल मतलब इनकी पॉपुलेशन इतनी पुरानी है कि ये सर्व होते हैं टू स्टडी हिस्ट्री। मतलब साइकस की जो फैमिली, जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है, गिंको जिस फैमिली से बिलोंग करता है, जिस क्लास से बिलोंग करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले, उसको स्टडी करने में ये हेल्प करते हैं। तो वो वाले स्ट्रक्चर्स जो हिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, हम उनको फॉसिल्स कहते हैं। और अगर वो लिविंग होते हैं ना, अभी भी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको लिविंग फॉसिल कहते हैं। और जो भी चीज़ लिविंग फॉसिल होती है, एनिमल या प्लांट, उसका मतलब है कि ये ना एशियन टाइम से अब तक बहुत कम चेंजेस आए हैं इनके अंदर। इनकी बॉडी, इनका वे ऑफ एक्शन, इनका वे ऑफ लिविंग मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही है, ठीक है। तो ये 3 नाम तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाती हूँ कोरोलॉइड रूट। चैप्टर बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हैव अ स्क्रीनशॉट। इसी बात मेन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। रूट्स, जिम्नोस्पर्म में रूट्स की बात कर रहे हैं। पहली टैप रूट, डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेनली यही होती है। दूसरी होती है कोरोलॉइड रूट, और एक एसोसिएशन है जिसका नाम है माइकोराइजम। ये 2 टर्म हमको आज पढ़नी है, ठीक है।
सो कोरोलेट रूट्स क्या होती है, स्पेसिफिकली जो साइकस होता है, तो जिम्नोस्पर्म में एक साइकस था ना, अब तुम पहले पेज पे जाओ और देखो कि वो कौन सी क्लास के अंदर आता है, ठीक है, ऐसे याद करना है। तो साइकस जो होता है, साइकस की जो रूट्स होती है ना, ये मान लो साइकस की रूट्स है, इनकी रूट्स पे आके लग जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी कौन से, स्पेसिफिकली नोस्टोक, एनिग्ना, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया साइकस की रूट्स के साथ आके लग जाते हैं और ऐसे गुलू गुलू सी रूट्स दिखने लग जाती है इसकी। ये जो रिलेशनशिप है इनका साथ में, ये जो अपीयरेंस है इस रूट की, इसको कहते हैं कोरोलॉइड रूट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कर सकता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका मेन क्या काम होता है कि जो सॉइल होती है ना आसपास, जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन तो होती है, लेकिन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता नाइट्रोजन इस तरीके से, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए होती है जो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन को वो इस तरीके से फिक्स बुक करता है, मतलब इस तरीके का बना देता है, जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो नाइट्रोजन को वो इस फॉर्म में ले आता है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए, और बदले में साइनोबैक्टीरिया प्लांट से खाना लेता है, तो इससे ये खाना ले लेगा और साइनोबैक्टीरिया इसको हेल्प कर देगा नाइट्रोजन की फिक्सेशन में, ठीक है। तो ये वाला रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे को फायदा हो रहा है एक दूसरे से, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ब्रायोफाइटा में साइकस की रूट एक रिलेशनशिप शो करती है, म्यूचुअलिज्म, किसके साथ, साइकस की रूट और साइनोबैक्टीरिया के साथ। एक और चीज़ होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होती है पाइनस। अगर पहाड़ों पे जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनके पत्ते बहुत तीखे तीखे नीडल लाइक होंगे, वो होते हैं पाइनस के पेड़, पहाड़ों में बहुत होते हैं। तो पाइनस की जो रूट्स होती है पेड़ों की, उसके साथ एक फंजाई लग जाता है, ठीक है। तो फंगस और पाइनस के रूट्स की एसोसिएशन के लिए ये टर्म है माइकोराइजा, समझ रहे हो। तो इनके एसोसिएशन का जो अपीयरेंस है ना, ये जो एसोसिएशन है, इसको कहते हैं माइकोराइजा। और ये भी ऐसे ही करते हैं, फंगस सॉइल को फर्टाइल करने में मदद कर देता है, जो न्यूट्रिएंट्स फंगस सॉइल से लेके प्लांट को देता है और प्लांट बदले में फंगस को खाना देती है। ये भी हम प्लांट फिजियोलॉजी में आगे जाके पढ़ेंगे। तो तुम्हें ये याद रखना है, माइकोराइजन उस एसोसिएशन को कहते हैं जो पाइनस के रूट्स के साथ फंजाई ने बनाई है, और भी प्लांट्स के रूट के साथ फंजाई बनाती है। माइकोराइजन एक जनरल टर्म है जो जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है, और कोलोरॉइड रूट जो स्पेसिफिकली जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में, साइकस की रूट्स और साइनोबैक्टीरिया के बीच में, उसमें भी 2 साइनोबैक्टीरिया मेंशन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बनता है, ठीक है। चलो आगे, वेलकम बैक। सो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो टर्म्स है वो मैं टेरिडोफाइटा में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार वो लेक्चर देख लो। व्यूज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिमाग के लिए बोल रही हूँ, कष्ट करो देख लो, फिर भी नहीं देखा तो whatever। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, देखो, एट मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तब सर्टेन लीव्स मॉडिफाइज इनटू स्पोरोफिल। ट्री के ऊपर बहुत सारी लीव्स है, ठीक है, प्लांट के ऊपर बहुत सारे लीव्स है, उसमें से कुछ लीव्स स्पेशलाइज हो जाते हैं और हम उनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स वो वाले लीव्स है जो स्पोर बनाएंगे। तो स्पोरो से तुम्हें याद रखना है स्पोर। तो कुछ लीव्स, ये वाला लीव है, ये एक स्पोरोफिल है, स्पेशलाइज हो गया, ये स्पोर बनाएगा। कैसे स्पेशलाइज हो गया, इसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर आ गया। तो टेरिडोफाइटा में मैंने ये पढ़ाया था कि स्पोरोफिल स्पेशलाइज लीव्स होते हैं जो स्पोर बनाते हैं। उसके बाद बोला था मैंने, उनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो रीजन है जहाँ पे स्पेसिफिकली स्पोर बनेगा। तो ये स्पोरोफिल है पूरा लीव। इसमें ब्लू ब्लू कलर का जो मैं दिखा रही हूँ, ब्लू मेरे पास मार्कर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है हमारे स्पोरेंजिया। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं सेल्स। स्पोरेंजिया बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। तो स्पेशलाइज सेल्स होंगे जिन्हें कहेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। द वर्ड इज माइक्रो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेल स्पेसिफिकली है। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे उनमें हो जाती है मियोसिस, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर बना दिया, मियोसिस होगी यहाँ। मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, उनमें रिडक्शन डिवीजन होती है और वो बनाते हैं स्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल और उनके अंदर होगी मियोसिस, उससे बनेंगे स्पोर्स। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो है ये स्पोर्स बनाते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, ठीक है। नाउ ये जो स्पोरोफिल होता है अकेला पत्ता नहीं ऐसे प्रेजेंट होता है, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबिलाई। टेरिडोफाइटा का डायग्राम भी बना हुआ है इक्विसेटम का, देखना वहाँ पे तुम्हें कोन दिखता है या स्ट्रॉबिलाई दिखता है। तो ये भी वैसा सा स्ट्रक्चर बना के ये पत्ते अरेंज होते हैं।
हार्ड हो जाते हैं बहुत, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स और हेटेरोस्पोरस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना ये स्पोर बना रहे हैं, लेकिन ये स्पोर ना अलग अलग है। मेल स्पोर अलग है, फीमेल स्पोर अलग है हेटेरोस्पोरस में। तो दो प्रकार के स्पोर यहाँ बनेंगे। इतनी हिंदी तो तुम्हें आती होगी। एक को कहेंगे हम माइक्रोस्पोर, एक को कहेंगे हम मेगास्पोर, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? देखो अगर घर में खाना बनाना होता है और मम्मी बोल दे कि बहुत दाल बनाएगी, तो मजाल है कि पापा चेंज करवा पाए या तुम चेंज करवा पाओ, नहीं ना। तो मम्मी का राज चलेगा उस चीज़ में। तो मेगा होता है बड़ा, ठीक है। तो मेगा स्पोर का मतलब है जिसका राज चलता है, राज सिर्फ फीमेल्स का चलता है। तो फीमेल वाले जो स्पोर्स है वो मेगा स्पोर है, और जो दूसरे वाले स्पोर है जिनका साइज कंपैरेटिवली छोटा है, इनकी बात का ज़्यादा मोल नहीं रखा जाता, उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रो मतलब छोटा। तो मेल वाले करेक्टर वाले जो स्पोर्स है वो माइक्रोस्पोर्स है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। तो दो तरीके के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब देखो बड़े ध्यान से ट्रांजिशन सुनना, मैंने तुम्हें क्या बोला है। स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, 3 वर्ड हो गए। स्पोर्स माइक्रोस्पोर भी हो सकते हैं और मेगास्पोर्स भी हो सकते हैं, है ना। अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमने नाम लिख दिया। अब जो स्पोरोफिल होते हैं, इसी वजह से अलग अलग टाइप के स्पोर बना रहे हैं ना, तो स्पोरोफिल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप के स्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल वो वाले जो कौन से स्पोर्स बनाएंगे, बड़े मेगा वाले यानी कि फीमेल स्पोर्स, और माइक्रोस्पोरोफिल जो मेल वाले स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। सिंबल वगैरह डाल दिया। ओहो, सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो स्पोरोफिल है वो अरेंज हो जाते हैं किसी शेप में और वो स्पोर्स बनाते हैं। और हमें इतनी बात पता है कि स्पोर्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल N है, पोलाइडी N है। ये जहाँ भी जाके सेट होते हैं, किसी सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं, वहीं पे प्लांट को नया जन्म दे देते हैं। और हम स्पेसिफिकली स्पोर वाले स्ट्रक्चर से क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म के अंदर है वो वाली है डाइप्लॉइड, स्पोरोफिटिक फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो N पोलाइटी में रहते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर N रहता है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो स्पोर्स किसके किसके क्या बन गए? मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। 2 तरीके के बनेंगे ना, हेटेरोस्पोरस है। 2 तरीके के स्पोर बनाता है, मेल और एक फीमेल। माइक्रो वर्ड है हमारा मेल के साथ, मेगा वर्ड है हमारा फीमेल के साथ। तो देखो क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल वो वाले लीव्स जो मेल वाले स्पोर्स बनाएंगे, इनके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल है मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पेसिफिकली आगे डिवाइड होकर क्या बनाने वाला है, स्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, और इससे बन जाएंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ऐसा माइक्रोस्पोर बन गए। अभी जो माइक्रोस्पोर्स आगे आगे बन रहे हैं, बहुत सारे सेल्स होंगे ना, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या क्या होगा मुझे। तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जितने हैं उतने ही वो माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। एक MMC से एक माइक्रोस्पोर बना। इनमें अब हो जाएगी माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन। तो ये N थे और यहाँ भी N ही रहेंगे। बहुत सारी माइटोसिस होने के बाद सेल की बॉडी बन जाएगी और वो हम कहेंगे मेल गेमेटोफिटिक बॉडी। तो स्पोरोफिटिक बॉडी थी 2N वाली, जिससे अब गेमेटोफिटिक बॉडी आ गई N वाली। मेल की कहानी हो गई है। बट अबाउट द फीमेल स्पोर भी तो बना था ना, उसे कहते थे मेगास्पोरोफिल। तो वो लीव्स जो स्पेशलाइज हो गया है फीमेल स्पोर बनाने के लिए, मेगास्पोरोफिल उनको कहते हैं। इनकी अरेंजमेंट हो जाती है कौन से स्ट्रोबिलाई में, जैसे यहाँ हुई थी। मेगास्पोरेंजियम कहने लग जाते हैं हम उन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स को। मेगास्पोरेंजियम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एक होता है इनके बाहर इंटेग्यूमेंट कवर करके रखते हैं अंदर वाले सेल को, क्योंकि फीमेल में हमेशा तुम्हें याद होगा जैसे स्पर्म मेल में बहुत ज़्यादा बनते हैं ह्यूमन में, लेकिन एग हमेशा एक ही बनता है फीमेल में हर मंथ। उसी तरीके से मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, बाहर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, अंदर मिसेलस नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसका नाम है मेगास्पोरोसाइट। स्पोरोसाइट का मतलब है कि इससे आगे जाके बनना है हमारा मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल होगा मेगास्पोरोसाइट के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल जिसके अंदर क्या होगी अब मियोसिस होगी का मतलब है कि 2N था यहाँ तक, तो अब हो जाएगा N। एक ही सेल के अंदर मियोसिस हुई है, या तो बहुत सारे सेल के अंदर होगी थी, एक ही सेल के अंदर मियोसिस होती है और वो 4 सेल बना देता है। 4 में से 3 तो हो जाते हैं खत्म, मर जाते हैं, डीजेनरेट। सिर्फ एक बचता है, जो बचता है उसका नाम है मेगास्पोर।
एक सेल बचेगा मेगास्पोर, जिसमें आगे माइटोसिस होगी, बहुत सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम होगा फीमेल गेमेटोफाइट। पहला लेक्चर लगा के उसके बाद ये टर्मिनोलॉजीज करना अच्छे से समझ आएगी। तो मेल का हमारे पास स्पोर बना जिससे गेमेटोफिटिक बॉडी बन गई, फीमेल का हमारे पास स्पोर बना जिससे गेमेटोफिटिक बॉडी बन गई। ये जादुई प्रोसेस कहाँ हुआ? ये जादुई प्रोसेस कहीं नहीं हुआ यार। ये स्पोर जब बॉडी के अंदर बने थे वो हवा के साथ उड़ के नीचे गिर गए धरती के ऊपर, वहाँ पे जाके सुटेबल कंडीशन के अंदर वो ये पूरी बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल है ना, लैंड के ऊपर हो रहे हैं इनके साथ ये सब कुछ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए। अबाउट गेमेटोफिटिक बॉडी हमने देख ली कैसे बनती है। अब हम इससे देखते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी कैसे बनी थी, क्योंकि हमने स्टार्ट स्पोरोफिटिक बॉडी से किया था। स्पोरोफिटिक बॉडी मतलब बॉडी के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की पोलैरिटी है 2n। गेमेटोफिटिक बॉडी का मतलब है सेल्स के अंदर की जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है n। ठीक है, आई होप अब तक समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो स्पोर्स बना लिया हमने, जो मेल वाले स्पोर्स थे अब हम उनको कह सकते हैं पोलेंस, और जो फीमेल वाले स्पोर है वो देखो बॉडी के अंदर ही है। सो ये फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी है पूरी की पूरी। इसका ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। जब पे फीमेल स्पोर पड़ा है तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को कहते हैं आर्केगोनियम। आर्केगोनियम बॉडी के साथ लगा रहता है, गेमेटोफिटिक बॉडी के साथ। पोलन ग्रेन्स बेचारे लड़के मेहनत करके उड़ के आते हैं हवा के साथ और इसके साथ फ्यूजन कर देते हैं। तो फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी के अंदर आर्केगोनियम में फीमेल स्पोर के साथ मेल ने आके फ्यूजन कर दी। सिंगमी कहेंगे इसको, ये फर्टिलाइजेशन कह देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। हमें पता है कि जब भी दो गेमेट्स की फ्यूजन होती है, गेमेट्स ही तो है एन एन, इनकी पोलैरिटी है ये, इनमें जब फ्यूजन होगी एन एन दैट मीन्स 2n, और ये बना देंगे जाइगोट। जाइगोट और मैच्योर होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब देखो स्पेशल बात क्या होती है कि एम्ब्रियो एक कवरिंग से कवर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सीड, हार्ड कवरिंग होती है। तो अब इसमें बीज बन गया, जो बीज तुम देखते हो, ठीक है। तो बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है जिससे पूरा प्लांट बनता है, ठीक है। अब ये सीड जाके कहीं अब सबस्ट्रेटम पे गिरेगा और वहाँ पे ये पूरा का पूरा प्लांट बना देगा। तो ये क्रिसमस ट्री की कहानी थी एक तरह से। और ये जो पूरा प्लांट है इसकी बॉडी को हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक बॉडी। कि अगर मैं इस पूरे प्लांट का कोई भी सेल निकाल के देखूँ माइक्रोस्कोप में, तो सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का नंबर होगा 2n। ठीक है, तो ये थी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली पूरी की पूरी साइकिल, जिसमें हमने स्पोरोफिटिक बॉडी भी पढ़ी, गेमेटोफिटिक बॉडी भी पढ़ी। और जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफिटिक बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर वो ज़्यादा रहता है, मतलब जिम्नोस्पर्म की लाइफ में ज़्यादा टाइम वो एज ए स्पोरोफिटिक बॉडी में व्यतीत करता है, स्पेंड करता है। बाकी का सारा टाइम वो गेमेटोफिटिक बॉडी में स्पेंड करता है। आई होप आपको ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा समझ आ गया हो। अब बस थोड़े से छोटे से पॉइंट्स रह गए, वो कवर कर देते हैं। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हर फाइलम को हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे ख़त्म किया है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन आते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है। पहला, एडिबल सीड्स। जिम्नोस्पर्म से हमें एडिबल सीड्स नहीं मिलते, वो सीड्स जो खाए जाते हैं सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि चिलगोजा। अगर तुमने देखा हो कभी, चिलगोजे के बीज को खाया जाता है, न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। किससे मिलता है? पाइनस के पेड़ से मिलता है, पाइनस जिरार्डियाना, इससे मिलते हैं चिलगोजे के सीड्स। खाने में डाले हुए जाते हैं, ऐसे भी रोस्ट करके खाते हैं। दूसरा, टिम्बर। टिम्बर फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आता है, और भी बहुत सारे पर्पसेस में काम आता है इंडस्ट्रीज में। तो इससे सॉफ्ट वुड मिलती है हमें। इट इज ऑल्सो जिम्नोस्पर्म। पेपर, जिस पे लिख रहे हो वो पेपर किस पेड़ से आया है? पेड़ों से आते हैं ना पेपर। कौन से? जिम्नोस्पर्म से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, ड्रग। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि एफेड्रा इज ए जिम्नोस्पर्म, जिससे एफेड्रिन ड्रग निकाली जाती है, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा वगैरह को रिलीव करने में मदद करती है, हेल्पफुल है ये। एक और ड्रग है टेक्सोल। टेक्सोल एक केमिकल है जो एंटी कैंसरस है, कैंसरस के खिलाफ ये ड्रग है, वेरी इंपॉर्टेंट। किससे मिलती है ये? टेक्सासिक ट्री है, उसकी बाग से मिलती है। पेड़ है ना, तो पेड़ के जो बुटी एरिया होते हैं इसको बाग कहते हैं, इससे मिलती है। और 6वां पॉइंट है सल्फर शार। सल्फर शार बहुत टाइम से पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। तो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था ना कि जब स्पोर्स बनते हैं तो मेल के स्पोर का पोलन कहते हैं। तो ये पोलन क्या होते हैं? जब रिलीज होते हैं ना जिम्नोस्पर्म की बॉडी के ऊपर से, गेमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर से,
तो ये इतने दूर तक जब एक साथ ट्रैवल करते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, लेकिन जब ये एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है येलो कलर का एक पूरा, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सा बारिश हो गई है येलो कलर की, इतने सारे छोटे छोटे पॉलन उड़ रहे होते हैं एक साथ। तो उसको कहते हैं सल्फर शार। सल्फर शार का मतलब है येलो कलर के पॉलन्स जब उड़ के जा रहे होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, और विंड की वजह से उड़ के जा रहे हैं तो विंड पॉलिनेशन। तो जब विंड पॉलिनेशन पॉलन्स की हो रही होती है, उस पर्टिकुलर अपीयरेंस को, वो जो देखने का नज़ारा है, उसका नाम है सल्फर शार। तो ये भी तुमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है। ये वाली टर्म एंजियोस्पर्म के साथ कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है सल्फर शार तुमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपसे कांटेक्ट करें, आपको हर लेक्चर के लिए अपडेट करें, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा आप हमें अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम पढ़ाई में स्पेंड करना, वहाँ पे घूमते मत रहना। सो दिस वाज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। अगला लेक्चर होगा एंजियोस्पर्म, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट प्रीवियस ईयर यानी 2015 से लेकर 20 तक जितने भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आया है, स्पेसिफिकली हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग देख लेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो स्पेसिफिकली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।